आज से कितना पहले उसको ख़त्म कर लेते हैं हम लोग, जो पहले आपकी कॉपी में अभी तक इतना दिन से मतलब पेज दिया जा रहा हो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, तो जो पेज आपके पास होगा उसको पहले समझ लेते हैं। उसके बाद आधुनिक भौतिकी में लास्ट में कुछ टॉपिक अभी भी बचा हुआ है। अब हर दिन एक वीडियो आपके पास आएगा क्लास वाला, मतलब फिजिक्स का, ठीक है। इसी के माध्यम से हम हर टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि सर हम इतने दिन से जो पेज सिर्फ दे रहे थे बिना वीडियो के समझा रहे थे, मतलब सिर्फ पेज आपको दे रहे थे, क्योंकि सबसे पहले तो इसी कारण से इसको स्टार्ट किए थे, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल थ्योरी वाला है, इसमें कुछ खास समझने के लिए नहीं, ठीक है। जो भी है बिल्कुल समझना, और ये समझने वाला नहीं है, और समझने वाला जो भी थोड़ा बहुत है वो आप केमिस्ट्री में पहले से पढ़ चुके हैं, मतलब सब कुछ इसमें उस तरीके का आपको मिला होगा। अगर आप लोग थोड़ा बहुत जो भी पढ़ने वाले हैं वो गौर वगैरह किए थे कि इसमें केमिस्ट्री वाला सब कुछ सब है सर, जो सब कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है सब कुछ। तो इसी कारण से हम स्टार्ट ही किए थे कि क्लास में समझना दूसरी बात है और वीडियो से समझना दूसरी बात, ठीक है। इसी कारण से हम सिर्फ आधुनिक भौतिकी स्टार्ट किए थे, और उसे भी पूरा नहीं किए क्योंकि हमें लगा कि अब क्लास खुलेगा, अब सरकार का कुछ आएगा, अब सरकार का कुछ आएगा। लेकिन सरकार जो है वो बिल्कुल सो है। सरकार को शिक्षा छोड़ के बाकी सब कुछ है, इलेक्शन कब होगा, इसकी क्या तैयारी करना है, सब कुछ उसको पता है। लेकिन शिक्षा के बारे में आज तक कुछ भी नहीं हो। ये हुआ कि दूरदर्शन में हम पढ़ा रहे हैं, दूरदर्शन पर पढ़ा रहे हैं 10th के बच्चों को, 9th, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे सब हवा बनाना, चाहे इलेक्शन के या जो भी, ऐसा नहीं कि हम किसी को सपोर्ट या किसी का आते हैं अपने पढ़ाई पे। तो सबसे जो लास्ट वाला चैप्टर वो स्टार्ट किए थे आधुनिक भौतिकी, 8वां चैप्टर। आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। आप लोग के कॉपी में सब कुछ लिखा होगा, सिर्फ वीडियो से समझना है। एक बार में देख के समझिए, 2 बार में देख के समझिए, और फिर भी कहीं कोई दिक्कत होता है तो इसको बेहिचक व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइव पढ़ाने का मकसद ये है, लाइव अभी इस कारण से नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि लाइव कुछ दिनों के बाद होगा। जो अभी पहले ये वाला चैप्टर जितना पता है उसको खत्म कर लेता है, उसके बाद लाइव क्लास चलाएंगे। और लाइव क्लास से पहले जिनका भी फी बचा हुआ होगा वो फी अपना तब तक जमा करेंगे, जो भी बचा हुआ होगा। जिनका कुछ बचा हुआ होगा वो जमा करेंगे, जिनका पूरा बचा हुआ हो वो भी जमा करेंगे, क्योंकि लाइव वाली क्लास में पता ही होगा आप लोग को, जिस भी एप्लीकेशन पर पढ़ाएंगे वो कोड पर चलेगा, और कोड तभी आपको मिलेगा जब आपका फी जमा होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये जितना पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन इसके बाद जैसे ये चैप्टर खत्म हुआ फिर लाइव क्लास चलेगा हर दिन, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो बना के हर दिन बताना, वीडियो बना के हम हर दिन इसलिए सिर्फ बता रहे हैं, लाइव में बता रहे हैं, क्योंकि लाइव में अगर बताएं तो जिस समय समझाएंगे उस समय हो गया, उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको आप जब चाहेगा तब देख सकते हैं, ठीक है। इसी कारण से हम अभी इस पर बता रहे हैं, इसको फिर यूट्यूब पे डालेंगे। ये वीडियो बन रहा है सिर्फ, इसको यूट्यूब पे डालेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे आप लोग देख लीजिएगा, आपके ग्रुप में लिंक दे दिया गया है, ठीक है। और इसके साथ ही जब वहाँ पे जाइएगा यूट्यूब वाले चैनल पे, आपको पता ही होगा कि तरह तरह का वीडियो देखते होंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और बेशक अगर कुछ पूछना होगा तो वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं या ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। इसका जो सबसे पहला है आधुनिक भौतिकी किसको कहते हैं। आधुनिक भौतिकी हुआ भौतिकी का वह शाखा, फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम अणु, परमाणु, नाभिक या संचार व्यवस्था, तरह तरह का जो 5 तरीके का गेट होता है, ये सब कुछ आगे इसी में सब कुछ पढ़ना है। इन सब से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। भौतिकी के उसी शाखा को या कण के बारे में पढ़ते हैं, भौतिकी के उसी शाखा को बोलते हैं हम क्या, आधुनिक भौतिकी। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो आपका होगा, पेज में देखिए, कॉपी में लिखे होंगे तो कॉपी में देख लीजिएगा। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा द्रव तथा विकिरण की द्वैत प्रक्रिया। द्रव तथा विकिरण की द्वैत
प्रकृति, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। चलिए सबसे पहले द्वैत मतलब समझते हैं। द्वैत मतलब हुआ कितना? दो, यानी कि एक ही के पास कितने तरीके का प्रकृति है? दो प्रकृति है, उसी को बोलते हैं द्वैत प्रकृति। द्वैत मतलब हुआ दो प्रकृति, एक ही साथ कितना प्रकृति? दो प्रकृति। तो है द्रव तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। द्रव मतलब हुआ कोई भी पदार्थ और विकिरण मतलब हुआ प्रकाश। तो जैसा जानते हो विकिरण मतलब प्रकाश, प्रकाश की इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ना है, जो भी आप पढ़े नहीं है। ऐसे सबसे लास्ट में, हर साल सबसे लास्ट में आधुनिक भौतिक को पढ़ाते हैं, लेकिन इस कारण इस तरीके का स्थिति ही बना हुआ है कि इसी को सबसे मतलब पहला चैप्टर के बाद इसी को बताना पड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर। चलिए, तो द्रव मतलब हुआ कोई भी पदार्थ और विकिरण मतलब हुआ प्रकाश। तो जैसा कि प्रकाश, इसके पिछले वाले चैप्टर प्रकाश में पढ़ना है कि प्रकाश के पास दो तरीके का, एक तरंग प्रकृति हम पढ़ते हैं और प्रकाश का जो अपना प्रकृति है वो तरंग का प्रकृति। लेकिन 1901 में मैक्स प्लांक ने बताया कि प्रकाश जो है वो कणों का एक पुंज है। पुंज समझते हैं? पुंज मतलब हुआ एक ही साथ ढेर, खलिहान वगैरह आसपास में देखते होंगे गांव वगैरह में, हम लोग भी गाँव में तो खलिहान वगैरह में जो पुंज होता है उसी को बोलते हैं पुंज। मतलब एक ही साथ जब सबको रख देते हैं तो उसको पुंज बोलते हैं। तो कणों का एक पुंज होता है, प्रकाश जो होता है वो कणों का एक पुंज होता है। जबकि हम इसके पहले से जानते हैं, यानी कि जो पिछले चैप्टर में पढ़ना होता है उसके आधार पर हम जानते हैं कि प्रकाश के पास तरंग प्रकृति है। ठीक है, इस तरीके से प्रकाश के पास कितना प्रकृति हो, यानी कि प्रकाश मतलब जब भी विकिरण आ रहा है इसका मतलब प्रकाश है। तो प्रकाश के पास कितना प्रकृति हो गया? दो प्रकृति। एक जो अपना उसका प्रकृति है वो तरंग का, जबकि जब वो गतिशील होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो मैक्स प्लांक ने बताया कि जब कोई प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिशील होता है तो कणों का एक पुंज होता है जो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में गतिशील है, जिसको फोटोन बोलते हैं। यानी कि जब प्रकाश कण के रूप में है तो वो फोटोन, और उसका जो अपना प्रकृति है वो कौन सा? तरंग प्रकृति है। तो इस तरीके से प्रकाश के पास कितना प्रकृति हो गया? एक तरंग का जो उसका अपना प्रकृति और दूसरा कण का जो फोटोन। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब द्रव पे। मतलब विकिरण, प्रकाश के पास भी दो प्रकृति है और द्रव यानी कि पदार्थ के पास भी दो प्रकृति। तो जैसा कि जानते होंगे पदार्थ, पदार्थ कहने का मतलब हुआ कोई भी पदार्थ, जानते होंगे कण का बना होता है, छोटा छोटा सूक्ष्म जो कण होता है उसी से पदार्थ बना हुआ होता। तो होता क्या, जो भी पदार्थ बना होता है वो कण का बना होता है। तो कण यानी कि द्रव के पास जो अपना प्रकृति हुआ वो किसका? कण का होता है। लेकिन जानते हो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी एक कण है, ऋणावेशित कण है, और वो जब गतिशील होता है तो तरंग के रूप में गतिशील। यानी इस तरीके से ये जो द्रव है इसका अपना जो गुण है वो कण का, लेकिन जब ये गतिशील होता है, इलेक्ट्रॉन जब गतिशील होता है तो उसके पास गुण आ जाता कौन सा? तरंग। यानी कि इसके पास भी दो प्रकृति हो गया, इसका विकिरण का जो अपना प्रकृति है वो तरंग, लेकिन जब गतिशील होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो वो फोटोन को रूप में जाते हैं, और जो कौन सा रूप है? कण रूप है। तो एक विकिरण के पास अपना प्रकृति तरंग, और जब गतिशील होता है तो कण के रूप में होता है। मतलब जब वो जाता है कहीं पे एक स्थान से दूसरे स्थान तो ऊर्जा के रूप में होता है, और ऊर्जा जो कण के रूप में होता है जिसको बोलते हैं फोटोन। ठीक है, उसी तरीके से द्रव पे आते हैं तो द्रव का अपना गुण कण है, द्रव का अपना गुण कण है, लेकिन द्रव जब गतिशील यानी कि इलेक्ट्रॉन जब गतिशील होता है तो उसके पास एक गुण आ जाता है तरंग का। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब गतिशील होता है तो कण के रूप में ना होके तरंग के रूप में हो जाता है। इस तरीके से द्रव के पास भी दो प्रकृति हो गया, कण और तरंग। विकिरण के पास भी दो प्रकृति हो गया, तरंग और कण। इसी को बोलते हैं द्रव तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति कहने का मतलब एक ही साथ कितना प्रकृति हो गया? दो प्रकृति, एक कण का और दूसरा तरंग का। तो दोनों के पास दो प्रकृति। द्रव मतलब कण का गुण उसका अपना है, जबकि गतिशील होता है इलेक्ट्रॉन तो वो होता है तरंग रूप। उसी तरीके से जब विकिरण पे आते हैं यानी कि प्रकाश पे आते हैं तो प्रकाश के पास अपना जो प्रकृति होता है वो तरंग का होता है, जबकि जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है
तो ऊर्जा का एक पुंज होता है, ऊर्जा का एक पुंज यानी कणों का एक पुंज होता है जो ऊर्जा के रूप में गतिशील होता है, जिसको फोटोन बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से द्रव के पास भी तो प्रकृति और विकिरण के पास भी तो प्रकृति है, इसी को बोलते हैं द्रव तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। इसी को बोलते हैं द्रव तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। चलिए, इसके बाद अब आते हैं, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन। चलिए, उत्सर्जन मतलब क्या होता है? उत्सर्जन मतलब हुआ बाहर निकलना या उत्पन्न करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को हम कैसे बाहर निकालते हैं? तो होता क्या है, जैसा कि जानते होंगे, अगर कोई परमाणु है तो उसके नाभिक के चारों ओर यानी कक्ष में, वृत्तीय कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता रहता है, जिसपे माइनस वाला आता है। ये अगर नाभिक है, केमिस्ट्री में ये सब कुछ पढ़ा होगा, ये अगर नाभिक है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता रहता है वृत्तीय कक्ष में, जो ऋणावेशित होता है। तो होता क्या है, जैसे जैसे इसका कक्ष नाभिक से दूर चला, जैसे जैसे ये नाभिक से दूर होता जाएगा उस तरीके से ये कमजोर होता जाता है। ये है, इसके बाद ये है, अगर दूसरा कक्ष है, फिर तीसरा कक्ष होगा तो तीसरा कक्ष इससे कमजोर होगा, फिर अगर चौथा कक्ष होगा तो चौथा कक्ष तीसरा से कमजोर होगा। तो होता क्या है, जो सबसे बाहर वाला कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कमजोर रूप से नाभिक से बंधा होता है। जो सबसे लास्ट वाला कक्ष होता है, जो सबसे बाहरी कक्ष होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कमजोर रूप से बंधा होता है, यानी कि उसको वो मुक्त रूप से घूमता रहता है। ये अगर दो ही कक्ष वाला है तो ये दूसरा जो कक्ष है ये सबसे कमजोर होगा इससे, जबकि ये जो होगा वो मजबूती से बना होगा। तो जो सबसे बाहर वाला कक्ष होता है वो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे कमजोर होता है, जिसको आसानी से अलग किया जा सकता है। होता क्या, अब ये जो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट वाले कक्ष में होता है वो मुक्त रूप से यानी कि स्वतंत्र रूप से अपने आप को धातु की सतह पर घूमता रहता है। धातु की सतह पर जैसे तरीके मतलब किसी से बंधा हुआ है नहीं, इसी कारण से वो धातु की सतह पर घूमता रहता है, लेकिन धातु की सतह से वो खुद कभी बाहर नहीं निकलता। धातु की सतह से वो खुद कभी बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि होता क्या है, जैसे ही बाहर वाला इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, जो सबसे लास्ट वाले कक्ष में है, वो जब बाहर निकलना चाहता है उसी समय एक धनावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, और उसी समय एक धनावेशित वाला जब उत्पन्न हो गया आवेश, तो धनावेशित आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को पुनः क्या करता है, एक माइनस और दूसरा प्लस, तो दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण विद्युत बल लगेगा। और आकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलना चाहता है वो धनावेशित कण पूरा उसे कहाँ खींच लेता है, नीचे की ओर खींच लेता है। इस तरह के का प्रक्रिया जो होता है वो लगातार चलता रहता है। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन जो होता है कभी बाहर की ओर नहीं निकल पाता। जिस सतह पे धातु के ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, बाहर नहीं निकलता है, उस सतह को बोलते हैं पृष्ठीय अवरोध। जिस सतह पे मतलब धातु के जिस सतह से इलेक्ट्रॉन कभी स्वतः बाहर मतलब मुक्त रूप से वो घूमता रहता है वहां पे, लेकिन खुद से बाहर नहीं निकलता है, उसी को बोलते हैं क्या, पृष्ठीय अवरोध। अब इसको निकालने के लिए यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये खुद से निकलेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही निकलना चाहता है उसी समय एक धनावेशित कण उत्पन्न होता है, और धनावेशित कण आकर्षण के कारण उसको पुनः कहाँ खींच लेता है, नीचे की ओर खींच लेता है, तो ये खुद से कभी नहीं निकल पाता। अब इसको निकालने के लिए एक ऊर्जा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन को, मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठीय अवरोध से निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम मतलब सबसे कम ऊर्जा दिया जाता है, उसी को बोलते हैं कार्यफलन। यानी किसी भी परमाणु के नाभिक से मुक्त इलेक्ट्रॉन या धातु के पृष्ठीय अवरोध से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको कार्यफलन बोलते हैं। तो कार्यफलन दिया जाता है, कार्यफलन ऐसे आगे पढ़ना है, फिर से आगे टॉपिक हो गया। तो इसको कार्यफलन जब अलग अलग धातु के लिए कार्यफलन में, तो जब धातु को मतलब उस धातु को कार्यफलन के बराबर यानी कि ऊर्जा देते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर निकल जाता है।
इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो इलेक्ट्रॉन खुद से कभी किसी धातु के पृष्ठीय अवरोध से बाहर नहीं निकलता है, मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से मतलब घूमता रहता है, लेकिन कभी खुद से ये बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि जैसे ये निकलना चाहता है उसी समय एक धनावेशित कण उत्पन्न होता है और वह पुनः इसे वापस नीचे की ओर खींच लेता है, क्योंकि वो धनावेशित है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो निकलना चाह रहा है वो कौन सा है? ऋणावेशित है। तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है और आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन जो होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, वो कभी खुद से धातु की सतह के बाहर नहीं निकल पाता है। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन जो किस तरीके से बाहर निकाले, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो होता है वो 4 तरीके का है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो होता है वो कितने तरीके का? 4 तरीके का होता है। पहला होता है तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, तीसरा फिर हो गया द्वितीयक उत्सर्जन और चौथा क्षेत्र उत्सर्जन। चलिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो होता है वो कितने तरीके से होता है? 4 तरीके से। पहला तापायनिक, दूसरा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, तीसरा द्वितीयक उत्सर्जन और सबसे लास्ट में क्षेत्र उत्सर्जन। ठीक है, अब समझते हैं पहला मतलब तापायनिक उत्सर्जन। जैसा नाम है, तापायनिक मतलब क्या समझते हैं? तापायनिक मतलब ताप, यानी कि जब किसी धातु को गर्म करते हैं। तापायनिक मतलब ताप यानी कि धातु को क्या करना है? गर्म करना है। जब धातु को गर्म करते हैं तो उसे उष्मीय ऊर्जा मिलेगा, क्योंकि गर्मी के कारण या उष्मा के कारण जो ऊर्जा मिलता है उसको कौन सा ऊर्जा बोलते हैं? उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा मिलता है और उस उष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करने के कारण, यानी कि जब धातु को किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसे जो ऊर्जा मिलता है वो कौन सा ऊर्जा होता है? उष्मीय ऊर्जा होता है। और उस उष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसकी सतह पे यानी धातु की सतह पे घूमता रहता है, उष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करके वो सतह से कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। और इस प्रकार के उत्सर्जन को क्या बोलते हैं? तापायनिक उत्सर्जन। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलता है किसके कारण से? ताप के कारण से, यानी उष्मीय ऊर्जा के कारण से, उसको कौन सा उत्सर्जन बोलते हैं? तापायनिक उत्सर्जन। और इसमें इस प्रक्रिया में यानी कि इस उत्सर्जन में जो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलता है उसको बोलते हैं तापायन इलेक्ट्रॉन। तापायन इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं दूसरा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन जैसा कि नाम है, इसमें क्या होता है? एक उच्च आवृत्ति के प्रकाश, उच्च मतलब बहुत ज़्यादा आवृत्ति के प्रकाश को किसी धातु की सतह पर लाते हैं। उच्च आवृत्ति के प्रकाश को किसी धातु की सतह पर लाते हैं, तो जब प्रकाश को लाएंगे तो उसके पास कौन सा ऊर्जा होगा? प्रकाशिकी ऊर्जा। और प्रकाशिकी ऊर्जा को ग्रहण करके फिर से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहा था वो क्या होता है? धातु की सतह यानी पृष्ठीय अवरोध से बाहर की ओर निकल जाता है। प्रकाशिकी ऊर्जा को ग्रहण करके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहा था स्वतंत्र रूप से, वो उसके यानी कि पृष्ठीय अवरोध से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलता है यानी कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। और इस प्रक्रिया में या इस उत्सर्जन में जो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलता है उसको या तो बोलते हैं प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। तो पहला में तापायनिक में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको तापायन इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रकाश विद्युत में निकलता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं द्वितीयक उत्सर्जन पर। द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी इमिशन। द्वितीयक उत्सर्जन मतलब सेकेंडरी इमिशन। चल देखें, द्वितीयक उत्सर्जन मतलब सेकेंडरी इमिशन करने का मतलब हुआ इसमें निकाल मिला है किसको? इलेक्ट्रॉन को। जो बाहर की ओर निकाल रहे हैं, उत्सर्जन हो रहा है, वो किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का है। जबकि इसमें लाते भी हैं इलेक्ट्रॉन को, यानी कि जब किसी उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को किसी धातु की सतह पर लाते हैं, यानी किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन को लाते हैं जो पहले से ही
क्या होगा, ऊर्जा होगा उसके पास, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा होगा, पहले से उसके पास ऊर्जा होगा। वो जब धातु की सतह पे आएगा तो उसकी ऊर्जा को ग्रहण करेगा कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो पहले से जिसके पास ऊर्जा है उस इलेक्ट्रॉन को लाते हैं कहाँ पे, धातु की सतह पे, और उसकी ऊर्जा को ग्रहण करता है कौन, जो पृष्ठीय अवरोध पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और इस तरीके से उसकी ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है। इस प्रकार से उत्सर्जन यानी कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को बोलते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को क्या बोलते हैं, द्वितीयक उत्सर्जन, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलता है उसको बोलते हैं द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलता है उसको बोलते हैं द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। क्षेत्र उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन मतलब इसमें जब किसी धातु को उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। विद्युत क्षेत्र का आने का मतलब जानते हो, मैं पहले चैप्टर में ऐसा पढ़ चुका हूँ। अगर जानते हो कोई भी बैटरी वगैरह या सेल लेते हैं तो उसमें एक धनात्मक टर्मिनल और दूसरा माइनस, इसके बीच में अगर किसी धातु को रख दिए यानी कि उसके धनात्मक सिरे के बीच और ऋणात्मक सिरे के बीच, तो उसमें विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है। और विद्युत क्षेत्र आरोपित होने के कारण उससे विद्युत ऊर्जा मिलेगा। विद्युत क्षेत्र देंगे मतलब कौन सा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा मिलने के कारण फिर से वो विद्युत ऊर्जा को मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर कहाँ निकल जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है, यानी कि उत्सर्जित हो जाता है। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलता है उसको बोलते हैं शीत इलेक्ट्रॉन। जो इसमें यानी कि क्षेत्र उत्सर्जन में जो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलता है उसको बोलते हैं शीत इलेक्ट्रॉन। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मतलब क्या हुआ कि परमाणु का जो नाभिक होता है उससे जैसे जैसे दूर जाता है इलेक्ट्रॉन, मतलब कक्ष जैसे जैसे दूर होता जाता है वो कमजोर होता जाता है। और जो सबसे बाहर वाला कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कमजोर रहता है, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन वो खुद कभी अलग नहीं होता। वो जो सबसे बाहर वाले कक्ष पे होता है उसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से चलता है, मतलब वो किसी से यानी कि नाभिक से बंधा हुआ नहीं रहता। लेकिन कभी वो खुद से बाहर की ओर निकलता भी नहीं, तो उसे बाहर निकालने के लिए उसे एक न्यूनतम ऊर्जा दी जाती है, जिस ऊर्जा को कार्य फलन बोलते हैं। यानी किसी भी धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा देते हैं, न्यूनतम मतलब सबसे कम ऊर्जा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कार्य फलन बोलते हैं। ठीक है, कार्य फलन ऐसे आगे टॉपिक होगा, उसको पढ़ना है, आगे फिर पढ़ेंगे। और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है, तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। लेकिन इलेक्ट्रॉन खुद से कभी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस जो आवेश होता है वो जैसे ही बाहर निकलना चाहता है उसी समय एक धनावेशित कण उत्पन्न होता है, और वो माइनस है जबकि जो धनावेशित कण है वो प्लस है, तो दोनों के बीच आकर्षण होगा, और आकर्षण के कारण जो धनावेशित कण होता है वो इलेक्ट्रॉन को पुनः नीचे की ओर क्या करता है, खींच लेता है, यानी कि उसे बाहर निकलने नहीं देता। तो जिस सतह पे, धातु के जिस सतह पे मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है उसको बोलते हैं पृष्ठीय अवरोध। उसे बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, कार्य फलन देते हैं, यानी न्यूनतम ऊर्जा देते हैं, और वो बाहर निकलता है। और बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो होता है वो कितने तरीके का होता है, 4 तरीके। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है वो कितने तरीके का होता है, 4 तरीके का होता है, जिसमें पहला है तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक मतलब हार्मोनिक इमिशन। तापायनिक बिल्कुल जैसा नाम, तापायनिक मतलब हुआ क्या, ताप, यानी कि जब धातु की सतह को गर्म करते हैं तो उसे उसमें ऊर्जा मिलता है, उसमें ऊर्जा मिलने के कारण, गर्म मिलने के कारण, यानी कि उसमें जो मिलता है उसे, उसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो पहले से घूम रहा था वो उसमें ऊर्जा को ग्रहण करता है और बाहर की ओर निकल जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं तापायन इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार उत्सर्जन को बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। दूसरा पे आते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में क्या करते हैं कि एक उच्च आवृत्ति के प्रकाश को धातु की सतह पे लाते हैं। प्रकाश आया यानी कि उसके पास प्रकाश की ऊर्जा होगा, प्रकाश की ऊर्जा होगा,
और प्रकाशिकीय ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद फिर से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धातु के पृष्ठीय अवरोध से बाहर की ओर निकल जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलता है उसको बोलते हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन। तीसरा है द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन मतलब निकालते भी इलेक्ट्रॉन को है और इसमें लाते भी किसको है? इलेक्ट्रॉन को ही। तो जब किसी उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह पर लाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन पहले से ऊर्जा लिए हुआ था उसकी ऊर्जा को मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण कर लेता है तो उसे ग्रहण करके वो क्या होता है? बाहर की ओर निकल जाता है। इस प्रकार जो उत्सर्जन होता है उसको बोलते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। और सबसे लास्ट वाला जो है वो क्षेत्र उत्सर्जन है। क्षेत्र उत्सर्जन मतलब इसमें क्या करते हैं? किसी विद्युत क्षेत्र यानी कि एक धनात्मक वाला और दूसरा कौन सा? ऋणात्मक वाला, इसके बीच में जब किसी धातु को आरोपित कर देते हैं यानी कि उसके बीच में रख देते हैं एक धनात्मक सिरा और दूसरा ऋणात्मक सिरा के बीच में, तो उसे विद्युत क्षेत्र मिलता है और विद्युत क्षेत्र के कारण उसे विद्युत ऊर्जा मिलता है। और उस विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन जो होता है फिर से कहाँ निकल जाता है? बाहर की ओर निकल जाता है। और इस प्रकार जो उत्सर्जन होता है उसको बोलते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। तो तापायनिक में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको बोलते हैं, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, याद करना। तापायनिक में जो उत्सर्जन में जो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? तापायन इलेक्ट्रॉन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी यही वाला वीडियो देंगे अगर वो समझ में आएगा, क्योंकि समझते तो हमेशा हिंदी में ही है और कॉपी में जो लिखा होगा इंग्लिश में वो आपको दे दिया गया है। तो अगर इससे समझ में आएगा तो समझिएगा, नहीं समझ पाइएगा तो फिर बताइएगा, आगे फिर मतलब इंग्लिश में बताएंगे। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। और द्वितीयक उत्सर्जन मतलब सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन। चलिए, तो द्वितीयक उत्सर्जन में फिर से इलेक्ट्रॉन को हिलाते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और इलेक्ट्रॉन को हिलाना होता है कि जिसके पास जो ऊर्जा होता है तो उसकी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और फिर बाहर निकल जाता है। और इसमें जो उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन निकलता है, पहला में तापायन, दूसरा में प्रकाश विद्युत या फोटो इलेक्ट्रॉन, तीसरा जो द्वितीयक उत्सर्जन में निकलता है उसको बोलते हैं द्वितीयक इलेक्ट्रॉन, और सबसे लास्ट जो क्षेत्र उत्सर्जन है मतलब फील्ड इमिशन। तो क्षेत्र उत्सर्जन है ये, इसमें क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में आरोपित करते हैं धातु को, यानी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं धातु को और विद्युत ऊर्जा मिलता है। और विद्युत ऊर्जा मिलने के कारण क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकलने लगता है। और इस प्रकार जो उत्सर्जन होता है उसको बोलते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलता है उसको बोलते हैं शीत इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो बाहर की ओर निकलता है उसको बोलते हैं शीत इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम समझ लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन और उसके प्रकार। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन और इसके प्रकार को हम समझ लिए। आगे अगला जो टॉपिक होगा वो होगा देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलिए, देहली आवृत्ति किसको कहते हैं? देहली आवृत्ति किसको कहते हैं? तो देहली आवृत्ति हुआ मतलब प्रकाश, ये जुड़ा हुआ किससे? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से। देहली आवृत्ति मतलब आवृत्ति का वह देहली जिसमें भी लगा हुआ है, इसका मतलब न्यूनतम। ठीक है, ये भी देहली आवृत्ति पढ़ रहे हैं, फिर देहली विभव पढ़ेंगे। इस तरीके का मतलब हुआ जो न्यूनतम मान है। तो देहली आवृत्ति मतलब आवृत्ति का वह न्यूनतम मान जिससे कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, उसी को बोलते हैं कौन सा आवृत्ति? देहली आवृत्ति। यानी कि जिस प्रकाश को लाते हैं उसके लिए आवृत्ति का वह न्यूनतम मान जितने पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो जाएगा, उसी आवृत्ति के मान को बोलते हैं देहली आवृत्ति। और देहली आवृत्ति को, आवृत्ति जो होता है उसको भी से ही लिखते हैं और इसको थोड़ा सा तिरछा बैठे भी और नोट। इसके आगे फिर होगा